हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी ए के उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में गारंटी है कि पूछा जाएगा। आज मैं तुम्हें वो सारे क्वेश्चन बता देना हो जहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे, जहाँ से मैं तुम्हें अपठित बोध के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, व्याकरण से भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जो तुम्हारी हिंदी पाठ्य पुस्तक चलती है वहाँ से भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जो रचनात्मक लेखन होंगे यहाँ से भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है। एंड किसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ये तुम देख सकते हो। अपठित बोध से तुम्हारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 तुम्हारा अनुच्छेद रहेगा, एक तुम्हारा गद्य से रहेगा, एक काव्य से रहेगा। व्याकरण से क्या क्या रहेगा आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पाठ्य पुस्तक से कैसे क्वेश्चंस रहेंगे ये भी बता दूंगा। एंड जो रचनात्मक लेखन है इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे ये भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर ये जो तुम्हारा अपठित बोध है ना, इससे जो तुम्हारा 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये तुम्हें मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूँ, वहाँ से तुम अपठित बोध के क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। क्वेश्चंस वो सब तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो में तुम्हें पहले जो व्याकरण पोर्शन है इसके क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, फिर आगे के भी खंड के क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा दूंगा। ठीक है। अब देखो, व्याकरण से क्या क्या तुम्हें क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें। तो तुम्हें पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद। अभी आगे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से तुम्हारे रहेंगे, कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। इसके बाद वाच्य से क्वेश्चन रहेगा, पद परिचय से रहेगा और अलंकार से रहेगा। अब अलंकार पूरा ही नहीं पढ़ना है, हमें केवल अर्थालंकार में ये पढ़ना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। बस हमें ये 5 प्रकार के ही जो अलंकार है वो हमें पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही व्याकरण का पोर्शन है। तो चलिए पहले हम रचना के आधार पर वाक्य भेद है इसको पढ़ लेते हैं। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एंड यही सब क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ठीक है, हालांकि तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ भी होगा, तो मैं बस तुम्हारा एक छोटा सा रिविजन करवा दे रहा हूँ। तो इतना पता होगा कि रचना के आधार पर वाक्य का 3 भेद होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। अब जैसे सरल वाक्य में क्या होता है कि क्रिया सिर्फ एक ही होता है। सरल वाक्य में क्रिया सिर्फ एक ही होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, इसमें तो तुम देख रहे हो खेलना क्या है, एक प्रकार का क्रिया है, तो इसमें एक ही क्रिया है। बाकी तुम्हारे जो संयुक्त वाक्य और जो मिश्र वाक्य होता है तो इसमें क्रिया 2-2 हो सकता है। जैसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे 2 क्रिया है, एंड मिश्र वाक्य में भी देखो यहाँ पे कहना और खाना, यहाँ पर भी 2 क्रिया है। तो संयुक्त और मिश्र में 2 क्रिया होता है, बट दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तुम्हारा भाव को दिखाता है, इसमें तुम्हारा क्या दिखाएगा? भाव दिखाएगा। और जो संयुक्त वाक्य होगा तो ये 2 वाक्यों से मिलकर बना होगा, यानी बीच में तुम्हारा और शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है। एंड इसमें एक छोटी सी चीज़ ये भी याद रखना, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य की क्या पहचान होती है? तो ये जो आश्रित उपवाक्य होते हैं ये अकेले प्रयोग होने पर अर्थ इसका पूरा नहीं होता है। जैसे मान के चलो, यहाँ जैसे ये जो मिश्र वाक्य है, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो आश्रित उपवाक्य होगा ना वो तुम्हारा मिश्र वाक्य में ही होगा। ठीक है ना। जैसे मीरा ने कहा, अब मीरा ने कहा ये एक सेंटेंस ये पूरा नहीं बनता है। ठीक है, जब तक कि हम आगे ये ना लगा दे कि सीता खा रही है, मतलब मीरा ने कहा कि सीता खा रही है। मीरा ने कहा, क्या कहा पता नहीं चल रहा है, तो ये तो वाक्य अधूरा है। तो जो वाक्य अधूरा रहेगा और जिससे पूरा होगा, जिससे जो वाक्य पूरा होगा वो होगा आश्रित उपवाक्य। तो ये वाला तुम्हारा आश्रित उपवाक्य होगा। समझ में आया? तो एक आश्रित उपवाक्य भी तुम्हारे परीक्षा में आने वाला है। क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कौन सा आएगा। तो आश्रित उपवाक्य पहचानने का ये पहला तरीका हो गया कि ये अकेले प्रयोग होने पर अर्थ नहीं करता। दूसरा कि हमेशा ही किसी मुख्य वाक्य पर जुड़ा होता है, जैसे कि ये इससे जुड़ा हुआ था। एंड हमेशा इसमें ये सब कुछ चिन्ह है, जैसे जो हो गया, क्योंकि है, की है, यदि है, जो जब, जैसे, ताकि, जहाँ, और ये सब कुछ संयोजक शब्द जो होता है इसमें जुड़ा होता है। जैसे इसमें देखो कि जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से तुम्हारे परीक्षा में रहेगा कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन में इसी प्रकार से सेम 5 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन के तुम्हें आंसर्स करने होंगे। अब जैसे यहाँ पर तुम्हारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और ऐसे ही परीक्षा में भी रहेगा। रमेश रोज पार्क में जाता है और दौड़ लगाता है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य मतलब जिसमें तुम्हारा एक ही क्रिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे जाना, लगना, यहाँ पर तुम्हारा 2-2 क्रिया आ जा रहा है, इसको एक क्रिया में करना है। कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि रमेश रोज पार्क में जाकर दौड़ लगाता है, तो यहाँ पे दौड़ लगाना बस एक क्रिया आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग
ये सरल वाक्य में बदलते हैं। हालांकि ये जो तुम्हारा ये संयुक्त वाक्य है, चूंकि ये और यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सरल वाक्य आसान है, एक ही तुम्हें बस क्रिया तुम्हें उसमें रखनी है, बस ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए बोला है, तो संयुक्त वाक्य के लिए मैंने क्या कहा कि और रखना, तुम्हें बीच में लगाना है, और लगाना है। जैसे यहाँ पे दिया है कि जब बारिश होती है तब बच्चे कागज़ की नाव बनाते हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बारिश होती है और बच्चे कागज़ की नाव बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन एक और देख लो, दिया गया है गंगा वह नदी है जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। अब इसमें से जो आश्रित उपवाक्य है उसको छांटकर उसका भेद भी लिखना है। अभी मैंने क्या बताया कि एक अधूरा सेंटेंस होगा। देखो, गंगा वह नदी है, ये तो एक अधूरा सेंटेंस है ना, वह नदी है, कौन सी नदी पता नहीं चल रहा है, तो ये वाला सेंटेंस जो है इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, मतलब ये वाला वाक्य इस वाक्य को पूरा कर रहा है। मतलब ये जो तुम्हारा वाक्य होगा ये एक आश्रित उपवाक्य होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है। आश्रित उपवाक्य छांटने बोला था, कौन सा है, तो ये मेरा आश्रित उपवाक्य है यहाँ से यहाँ तक। और ये बताना है कि इसमें कौन सा इसमें आश्रित उपवाक्य है, तो इसका भेद बताना था। तो ये है विशेषण उपवाक्य, क्योंकि इसमें नदी की जो है विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नदी के बारे में बताया जा रहा था, तो वही हमने यहाँ पे विशेषण उपवाक्य लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि माली के पानी देने पर पौधे हरे भरे हो गए। माली के पानी देने पर पौधे हरे भरे हो गए। अब इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, तो मिश्र वाक्य के लिए हम लोग ऐसे लिख देंगे कि जैसे ही माली ने पानी दिया वैसे ही पौधे हरे हो गए। ठीक, हरे भरे हो गए। तो इसमें जैसे वैसे इस प्रकार का हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है रमेश पढ़ाई करता है और खेल कूद में भी रुचि रखता है। ये फिलहाल अभी संयुक्त वाक्य में है, तो ये तुम्हारा वही पूछा गया है कि कौन सा इसमें वाक्य का भेद है, तो ये संयुक्त वाक्य में है, तो इस वजह से ये संयुक्त वाक्य होगा। चूंकि इसमें और का प्रयोग आया ना, दो शब्द दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो दो वाक्य जब पूरे पूरे हो और उसको कोई संयोजक शब्द जो जोड़ता है वो होता है संयुक्त वाक्य। तो ये तुम्हारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे आने वाला है, तो अच्छा हुआ कि इसको तुमने अच्छे से कर लिया होगा अगर तुमने इस वीडियो को देखा है तो। चलो आगे देखते हैं। तो हमने वाक्य का जो क्वेश्चन आएगा वो हमने करवा दिया है। अब वाच्य से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये देख लो। आगे मैं तुम्हें वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊं, इससे पहले थोड़ा वाच्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो जिसको नहीं पता होगा। वाच्य का 3 भेद होता है, एक होता है तुम्हारा कर्तृ वाच्य, दूसरा होता है कर्म वाच्य और तीसरा होता है भाव वाच्य। अब कर्तृ वाच्य क्या होता है, तो इसमें ने का प्रयोग होता है। इसमें कर्तृ वाच्य में ने रहेगा, तुमको नहीं दिया हुआ रहेगा, तुमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राम ने पत्र लिखा, देखो ने आया। विद्यार्थी ने प्रश्न हल किए, तो देखो यहाँ पर भी ने आया। तो ये तरीका है कर्तृवाच्य पहचानने का। दूसरा जो तुम्हारा कर्मवाच्य और भाववाच्य होता है, तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें से और द्वारा रहेगा। इन दोनों में से और द्वारा शब्द का प्रयोग किए करेंगे हम। जैसे में कर्मवाच्य में इसमें दिया गया है कि इसमें देखो कर्मवाच्य का यहाँ पे एग्जाम्पल है, पत्र राम द्वारा लिखा गया। दूसरा एक और देख लो, प्रश्न विद्यार्थियों के द्वारा हल किया गया। तो दोनों सेंटेंसेज में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये कर्मवाच्य है। अच्छा, इसको हम भाववाच्य क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भाव नहीं दिखाया जा रहा है। जब भाव का पता चलेगा तब वो भाववाच्य होगा। जैसे यहाँ नाचा जाता है, तो यहाँ भाव, इसमें क्या होगा, भाववाच्य में क्या होगा, जाता है, आता है, टहला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, कुछ इस प्रकार से रहेगा, एक भाव को वो दिखाएगा। ठीक है, जैसे सुबह टहला जाता है या टहला नहीं जाता, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, या परीक्षा मेहनत करनी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस तुम्हारा भाववाच्य में रहेगा जहाँ पे किसी प्रकार का भाव दिखाता हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसको याद रखना। जिसे जो कर्तृवाच्य होता है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। ठीक है, इसके बाद जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म मुख्य होता है, और जो भाववाच्य होता है इसमें केवल भाव या कार्य पर बल होता है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, वही यह 5 क्वेश्चन है, 5 में से किसी 4 के तुम्हें आंसर्स देने हैं, एंड ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी रहेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि माली बगीचे में पौधे लगाता है, इसको कर्मवाच्य बदलना है। अभी मैंने तुमको यहाँ पे क्या बताया, कर्मवाच्य के लिए मैंने क्या बताया, से या फिर द्वारा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि माली बगीचे में पौधे लगाता है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, माली के द्वारा बगीचे में पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, माली के द्वारा
बगीचे में पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, द्वारा शब्द आ गया। इसके बाद शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को कठिन प्रश्न समझाए गए और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो मतलब कि कर्तृवाच्य में बताया अभी कि उसमें ने आना चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को कठिन प्रश्न समझाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो देखो शिक्षक ने यहाँ पे आया, यहाँ पे था शिक्षक के द्वारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कर्मवाच्य में था, लेकिन ये मेरा अभी किस में आ चुका है, ये मेरा अब कर्तृवाच्य में आ गया है, क्योंकि यहाँ शिक्षक ने हम कर दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि चश्मे के बिना रमेश ठीक से नहीं पढ़ पाता है, इसको भाववाच्य में बदलना। अब देखो भाव दिखना चाहिए, तो इसमें वही है कि पढ़ा नहीं जाता, ऐसे लिखेंगे चश्मे के बिना रमेश से ठीक से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक ने छात्रों को कठिन प्रश्न समझाए और उनकी शंकाएं दूर की। इसमें कौन सा वाच्य है ये हमें पहचानना है। तो ये रहा तुम्हारा ने शब्द का प्रयोग, ने रहा तो ये क्या होगा, कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन पूछा है कि कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है। जब कर्ता प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता वाले वाक्य को कहते हैं हम कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्म की प्रधानता बचाएगा तो कर्मवाच्य होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है आगे जो तुम्हारा क्वेश्चन रहने वाला है वो तुम्हारा अलंकार से रहने वाला है। तो अलंकार में हमें अर्थालंकार पढ़ना है। अर्थालंकार में हमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण पढ़ना है। ये कुछ 5 प्रकार के हमें अलंकार पढ़ने हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जो उपमा अलंकार होता है इसको पहचानने का तरीका कैसे होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा ना वो कुछ इसी प्रकार से रहेगा, ऐसा रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, बस तुम्हें पहचानना होगा ये कौन सा अलंकार है। तो इसको पहचानने का तरीका समझ लो। जैसे जो उपमा अलंकार रहेगा तो इसको पहचानने का तरीका है कि जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तब वो उपमा अलंकार होता है। जब दो चीज़ का तुलना किया जाए तब वो उपमा अलंकार होगा। जैसे इसमें क्या होता है कि एक संकेत तुम समझ लेना, इसमें जैसा, जैसे, समान, ये सब, मानो, सा, सी, ये सब तुम्हारा सेंटेंस जो है वाक्य में लगा हुआ होता है, तो हम समझ जाएंगे कि वो उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार को पहचानने का तरीका क्या होता है, तो जब एक वस्तु को सीधे दूसरी वस्तु मान लिया जाए, एकदम मान लेते हैं जब हम किसी एक वस्तु को दूसरा वस्तु, तब वो रूपक अलंकार होता है। ये पहचानने का तरीका। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, तो जब कभी कोई निर्जीव वस्तुओं को इंसान की तरह व्यवहार करके दिखाया जाता है तो वो तुम्हारा मानवीकरण अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका होता है कि जब किसी वस्तु में किसी गुण की संभावना व्यक्त की जाए। इसको पहचानने का तरीका है कि जो वाक्य रहेगा उसमें तुम्हारा जनु, ज्यो, मानो, मनो, मनहु, मनु, ईव, ये सब सारा लगा हुआ रहेगा। मतलब ये सब में से कोई भी एक दो लग सकता है। ठीक है, इसके बाद है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानने का तरीका है कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तब उसमें अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पर तुम देख लो कि दिया गया है कि उसकी आंखों से गंगा बह रही थी, तो असली में गंगा नहीं बह रही थी, तो असली में तो गंगा नहीं बह रहा था ना, तो यहाँ तो बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, और मानवीकरण अलंकार का यहाँ पे भी हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था। तो खैर चलो आगे हम बढ़ते हैं एंड क्वेश्चंस को हम देखते हैं तुम्हारा कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पेपर में आने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से कोई 4 के तुम्हें आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है, बरसे मेघ संजीवनी बन मुरझाए जीवन महक उठे। ठीक है, अब इसमें कौन सा अलंकार है, देखो ये जो है तुम्हारा रूपक अलंकार है। क्यों रूपक अलंकार है, तो इसमें जो मेघ है, जो मेघ यानी जो बादल है उसको संजीवनी के समान बताया गया है। एंड अभी मैंने कहा कि कोई चीज़ को किसी के समान बताया जाएगा तो वो तुम्हारा रूपक अलंकार होगा। तो इस वजह से ये क्या है, ये वाला रूपक अलंकार है आसान है। अगला क्वेश्चन है कि भू पर बहार आई नभ में फूल मुस्कुराए। अब देखो यहाँ पर भी नभ मतलब होता है आकाश, तो आकाश में फूल मुस्कुराया, मतलब यहाँ पे फूल का मुस्कुराना क्या है, एक मानवीय गुण है। ऐसा तो मानव करता है ना कि इंसान जो होता है, मानव जो होता है वो मुस्कुराता है, और यहाँ पे फूल की मुस्कुराने की बात की जा रही है। तो अभी मैंने क्या बताया, मानवीकरण अलंकार का मैंने क्या बताया डेफिनेशन, कि उसका जो तुलना है वो मानव के समान किया जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि तू पत्थर भी छू दे तो मोती बन जाए। अरे भाई बात को इतना घुमा फिरा कर बोला जा रहा है, मतलब असंभव कार्य को संभव बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब बात को ही है बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, एंड जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए तो वो क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर आगे है कि ऊंची उड़ान ऐसी नभ को भी चीर जाऊं, सागर की लहरों पर आग मैं बुझाऊं।
अब यहाँ पर देखा जाए तो फिर से वही चीज़ है, बढ़ा चढ़ा कर ही बोला जा रहा है। आकाश को चीरना और समुद्र की लहरों पर आग बिछाना, क्या ये संभव है? तो जब कोई असंभव कार्य हो तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है। फिर यहाँ पे है, तेरी बातों में ऐसी मीठी सी तान है, मानो कोयलिया भी तुझसे परेशान है। अब यहाँ पे ये कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, इस वजह से ये तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलो यहाँ पे ये हो गया। अब एक जो ग्रामर का यानी हिंदी व्याकरण का एक जो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा वो पद परिचय करने के लिए आएगा। और पद परिचय करने के लिए ये 5 के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर इसमें से किसी के बारे में नहीं पता है तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एंड इसमें पढ़ना क्या है, तुम्हें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के प्रकार पढ़ लेना, ठीक है, क्रिया, और तुमको अव्यय के भेद समझ लेने हैं कि अव्यय का कौन कौन सा भेद होता है। इतना पढ़ लोगे तो पद परिचय मतलब समझ लो कि हलवा है, हलवा तुरंत बन जाएगा, कुछ नहीं है पद परिचय में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि दिया हुआ रहेगा, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किसी 4 प्रश्न के उत्तर करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, 5 में से किसी 4 का ही करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, वह सुंदर फूल तोड़ रहा है। इसमें यहाँ पर सुंदर पर ये अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका तुम्हें पद परिचय करना है, ठीक है। इसका पद परिचय करना है। सुंदर, भाई सुंदर क्या है? सुंदर किसी का सुंदर दिखना, जैसे वह सुंदर है, सुंदर फूल है, तो ये क्या है? ये सुंदर एक विशेषण है, हम किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो लिख लेना है जो भी अंडरलाइन होगा वो क्या है, ये विशेषण है तो विशेषण लिख लेंगे। अब ये वाला रूल याद रख लेना कि अगर विशेषण हो तो विशेषण कौन सा प्रकार होगा, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और किसकी विशेषता बतला रहा है, वो सब तुम्हें लिखना है। अब जैसे सुंदर जो है ये विशेषण है, ये लिख लिए, ये गुणवाचक विशेषण है इसलिए गुणवाचक लिख लिए, ये पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग लिख लिए, वचन एक वचन है एक वचन लिख लिए, और विशेष से मतलब किसका विशेषता बतला रहा है, तो ये सुंदर जो है फूल का विशेषता बतला रहा है, तो विशेष से मेरा फूल हो गया। तो बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। विशेषण रहेगा तो ये सब सारा लिखना है, संज्ञा रहेगा तो ये लिखेंगे, सर्वनाम रहेगा तो ये लिखेंगे, मतलब सर्वनाम लिखेंगे, कौन सा प्रकार है सर्वनाम का, वचन क्या है, कारक क्या है, और क्रिया में हम प्रकार लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे, काल लिखेंगे, और अव्यय भेद में सिर्फ हम उसका प्रकार लिख लेंगे, नहीं भेद लिख लेंगे कि वो कौन सा प्रकार का अव्यय है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है इसमें है कि उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी, तो यहाँ पर ये जो पढ़ी होंगी है ये क्या है? पढ़ी होंगी, पढ़ना क्रिया है ना, वर्ब है ना, तो ये क्रिया है। कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। भाई नहीं पढ़े होगे तो एक बार जाके जरूर पढ़ लेना ये सब जो मैंने तुम्हें अभी बताया है। नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन बनने में दिक्कत होगी, और पढ़ लोगे तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा, पढ़ी होंगी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो स्त्रीलिंग लिख दिए। कौन सा वचन है? तो पढ़ी होंगी किताबें, बहुत सारी किताबें हैं तो ये बहुवचन है, और पढ़ी होंगी तो ये तो भविष्य काल के बारे में बताया जा रहा है तो काल लिख लिया, भविष्य काल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के साथ ही एक डॉक्टर घर है, तो यहाँ पे के साथ क्या है? ये एक अव्यय है, तो हमने अव्यय लिख लिया, और अव्यय रहेगा तो बस हमें अव्यय के प्रकार लिखने हैं, उसका भेद लिख देना है, किस प्रकार का अव्यय है, तो संबंध बोधक अव्यय है, तो बस हम यहाँ पे यही चीज़ लिख दिए हैं। फिर आगे है, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, ये भी क्या है? अरे पर यहाँ पर पद परिचय करने के लिए बोला गया है, अरे भी यहाँ पर अव्यय ही है तो अव्यय लिख दिए। लेकिन ये जो है ये विस्मयादि बोधक अव्यय है, तो हमने यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय लिख लिया। और यहाँ पे आश्चर्य कर रहा है ना कि अरे तुम आ गए, तो आश्चर्य कर रहा है तो इसलिए ये आश्चर्य सूचक हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रशंसा होगा तो प्रशंसा सूचक लिख देंगे, मतलब जैसा रहेगा वो सब ये तुम लिख सकते हो। हालांकि ये ऑप्शनल होता है, नहीं भी लिखोगे तुम्हें नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे है, वह बहुत ईमानदार लड़का है। अब इसमें वह का पद परिचय करना है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। कौन सा प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है और कर्ता कारक है, ठीक है। देन अब आगे यहाँ पर ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है ये तुम्हारा पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन दिया गया है, और ये गद्य
पर आधारित क्वेश्चन जो है दिया गया है। तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। एक तुम्हारी किताब से मैंने क्वेश्चन जो है छाट छाट के तुमको मैंने यहाँ पे दे दिया है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में जरूर आएगा, इसको जरूर कर लेना, ठीक है। 100% गारंटीड यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बनने वाला है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि तुम्हारा भी समय बचे और मेरा भी समय बचे, तो इसको कर लेना। फिर तुम्हारा ये काव्य पर आधारित मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे तुमको दे दिए हैं, ये गारंटी तुम्हारे पेपर में आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन को कर लेना। ये काव्य का सारा क्वेश्चन मैंने तुमको यहाँ पे करवा दिया है। देन इसके बाद तुम्हारा, अच्छा एक चीज़ और, पाठ्य पुस्तक से तुम्हारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आने वाला है, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जल्द ही मैं दे दूंगा। इसके बाद जो तुम्हारा अगला खंड रहेगा वो मतलब रचनात्मक वाला रहेगा। तो रचनात्मक में तुम्हें क्या करना है, पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में अभी फिलहाल तुम ये दो टॉपिक पे कर लेना, हालांकि 2-4 टॉपिक में 2-3 टॉपिक का और तुम्हें दूंगा ताकि सभी सेट्स में तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो मिल जाए। और अनुच्छेद लिखोगे तो याद रखना 120 शब्द में तुमको अनुच्छेद लिखना है, और जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए होंगे तो इन पॉइंट्स को उस अनुच्छेद में कवर भी करना है, ठीक है। इसके बाद अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा वो पत्र लेखन से रिलेटेड रहेगा। अब पत्र जो है तुम्हारा 2 प्रकार से यहाँ पूछा जाता है। एक तो किसी अधिकारी के पास पत्र रहेगा, और किसी माता जी के पास, पिताजी के पास, अपने भाई बहन दोस्त, ऐसा भी प्रश्न रहेगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि इसको बनाओ चाहे इसको मत बनाओ, दोनों में से कोई भी बना के तुम्हारा नंबर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है आसान रहता है, पत्र काफ़ी आसान रहेगा। इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे देख लो, अगर कोई अधिकारी के पास पत्र लिखने के लिए आएगा तो इसका फॉर्मेट तुम कुछ इस प्रकार से लिखोगे, पूरा आंसर्स भी हमने यहाँ करवा दिया है। और अगर माता पिता या फिर कोई फ्रेंड वगैरह के पास आए तो उसका पत्र का फॉर्मेट तुम्हारा कुछ इस प्रकार से होगा। देन अगला जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा वो एक ईमेल और स्ववृत लेखन रहेगा, या तो ईमेल लिखने रहेगा या स्ववृत, तो दोनों में से कोई एक सीख लेना। ज़्यादा आसान होगा तुम्हारे लिए ईमेल लिखना, स्ववृत थोड़ा सा हार्ड होता है, ईमेल लिखना आसान होता है। तो ईमेल लिखने का अगर फॉर्मेट नहीं पता होगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी दूसरे वीडियो में तुम्हें बहुत ही अच्छे से इसका भी फॉर्मेट के साथ अच्छे से समझा दूंगा कैसे हमें ईमेल लिखना है। देन एक जो तुम्हारा क्वेश्चन लास्ट रहेगा, लास्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन रहने वाला है वो या तो एक विज्ञापन लिखने आएगा या तो संदेश लिखने आएगा। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वे विज्ञापन ही लिखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आसान भी होता है और मज़ा भी आता है विज्ञापन बनाने में और लिखने में। एंड जब भी विज्ञापन लिखोगे तो कोई मतलब उसमें कीवर्ड ऐसा डालना कि वो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो विज्ञापन लिखना भी तुम्हें आता होगा, बाकी अगर किसी को नहीं आएगा तो बता देना कि सर लिखने नहीं आ रहा है, कि क्वेश्चंस का विज्ञापन करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है, यही में से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में गारंटी है आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो इतना कर लो बस यार, तुम्हारा काम हो गया और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर तुम्हें ग्रामर के और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट कर देना, मैं दूसरे वीडियो में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।